से, जहां पर एक और जवान ने शहादत पाई है। ये बेहद दुखद खबर। आपको बता दें, मुठभेड़ में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 4 पहुंच चुका है। 3 जवानों ने पहले शहादत प्राप्त की थी, लेकिन एक और जवान जो है वो शहीद हुआ है। बेहद दुखद मामला इस वक्त ये कठुआ से सामने आया है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन ये दुखद खबर इसलिए है क्योंकि 4 हमारे वीर जवानों ने, वीर सपूतों ने अपनी शहादत प्राप्त की है। जठाना इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि कल सुबह से ही वहां पर जब सुरक्षा बलों को भनक लगी, पुलिस को भनक लगी, तो सभी संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचे। कॉम्बो एक कह सकते हैं, वहां पर सभी पहुंचे और ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन दुख भरी बात यह है कि हमारे 4 जवानों ने भी शहादत प्राप्त की है। 3 जवान उसी समय जब ये मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्होंने उस समय दम तोड़ दिया, वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन एक और जवान की शहादत की खबर आना ये बताता है कि हमारे ये जो जवान हैं, ये वीर जो जवान हैं, ये वीर सपूत हैं, जो अपने घरों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। दुश्मनों से कड़ा जो मुकाबला है वो कर रहे हैं। यही वजह है कि हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, यही वजह है कि हम सुरक्षित हैं, यही वजह है कि हम तक वो आतंकी नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल, जिसमें ड्रोन एक बड़ी मदद के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी अन्य साधन होते हैं, उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल सेना की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर को खोखला करने के लिए पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होते हैं, घुसपैठ करते हैं, जम्मू कश्मीर के अमनो चैन को खराब करने में भूमिका निभाते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा को बरगलाने का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा हालात हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको, उस ढांचे को हिलाने या उसको चरमराने की कोशिश इन आतंकियों की तरफ से की जाती है। लेकिन हमारी सेना, हमारी पुलिस, एसओजी के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, बेहद ही दुखद खबर आ रही है जिसमें एक और जवान ने शहादत प्राप्त की है। क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषि? देखिए शीतल, आपको बता दें कि यहाँ से जो अभी की लेटेस्ट अपडेट इस कठुआ एनकाउंटर को लेकर सामने आ रही है, वो अपडेट ये है कि हमारे एक और जवान की शहादत हुई है और अभी जो हमारे यहाँ पर जवानों की शहादत है वो 4 को नंबर पहुंच जाए। तो ये दुखद जो खबर इस समय की सामने आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने 4 जवान जो वो खो दिए हैं इस एनकाउंटर में। लेकिन अपडेट्स ये भी आपको देता चलो कि यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरे पीछे की ठीक तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर जमावड़ा जो वो देखा जा रहा है। लगातार मौके पर यहाँ पर सभी पूरे मोर्चों को संभाले हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बचे आतंकी है यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जो कि नंबर अभी भी ये सामने आ रहा है कि 4 से 5 आतंकी जो है वो यहाँ पर छिपे हैं। ये वो इलाका अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, ये घना जंगल का इलाका है। इसी पहाड़ी की उस तरफ जो है एनकाउंटर लगातार चल रहा है और रुक रुक कर फायरिंग यहाँ पर हो रही है। और बीच में जो फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से होती है, लेकिन बीच में रुक जाती है। कोशिश यही है कि जिस तरह से आज एनकाउंटर का दूसरा दिन है तो आज इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और यहाँ पर बिना नुकसान, क्योंकि हमारा काफी नुकसान हो चला है। जो अपडेट्स हैं वो ये थे कि 7 से 8 इसमें हमारे जवान जो वो इंजर्ड थे, जिसमें एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर भी थे। लेकिन जिस तरह से हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है, 3 जवान हमारे कल देर शाम तक जो वो शहीद हुए थे और आज एक और जवान की शहादत, तो ये कहीं ना कहीं काफी नुकसान यहाँ पर हमारा जरूर हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल ऋषि, जरा ये हमारे दर्शकों कोशिश यही कर रहे हैं कि तक ये महत्वपूर्ण जानकारी दीजिएगा, न्यूट्रलाइज किया जाए और इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्लोजली वॉच किया जा रहा है एवरी सिचुएशन को। डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात जी यहाँ पर हैं, डीआईजी, आईजी, तमाम अधिकारी सेना के, सीआरपीएफ के यहाँ पर मौजूद है। ये घना जंगल का इलाका है, काफी टफ टेरेन यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, जो तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कठुआ जिला का आखिरी पॉइंट जो जसरोटा है, ये वो इलाका है। लेकिन अगर उस पार की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अपने सहयोगी को बोलूंगा, ये जो तस्वीर आप तो चलिए, फिलहाल ऋषि का संपर्क कट चुका है, लेकिन दोबारा से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे
कि क्या वर्तमान हालात हैं, उन हालातों को निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर कितना तैयार है। जैसे पहले ही ऋषि ने बताया कि जो जितनी भी पुलिस की टीम है, बड़े बड़े अधिकारी यानी पुलिस के मुखिया, जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। ऋषि वापस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, पूरी ये बात करिएगा अपनी। मेरा एक और सवाल था, क्या अभी जो जिस जवान की शहादत हुई है, क्या वो ताजा फायरिंग ताजा वक्त में हुई है या फिर कल ही वो घायल थे उसके बाद आज शहादत प्राप्त हुई है? ये जरा साफ कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल देर शाम को कहीं ना कहीं एनकाउंटर जब यहाँ पर चल रहा था तो काफी मुश्किलों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को कर रहा था, लेकिन आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब दोबारा से एनकाउंटर शुरू हुआ, जब दोबारा से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, तो उसी बीच ये अभी की अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ जो एक और जवान की शहादत हुई है। और अभी मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका इस तरफ का आप देख रहे हैं, यहाँ से एक सिविलियंस का ग्रुप जो है, वीडीजी का ग्रुप यहाँ से ऊपर गया है। जो हमारे इंजर्ड वहां पर इस समय पड़े हैं, वहां पर उनको इवैक्यूएट करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, और कुछ देर के बाद जो हमारे जवानों के पार्थिव शरीर यहाँ पर पड़े हुए हैं उन्हें भी वहां से जो है लाकर अंतिम संस्कार के लिए उनके घरों पर पहुंचाना है। ये दुखद घड़ी जो वो यहाँ पर जो वो देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इस इलाके का जिक्र कर रहा था, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बिलावर का इलाका है। यहीं पर जो है पिछले दिनों में आपने देखा कि बिलावर में आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आई, आतंकी यहाँ पर सक्रिय होते नजर आए। और ये जो मैं इलाका आपको बता रहा हूँ कि ये कठुआ जिला का आखिरी पॉइंट है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो यहाँ से रिवर बेड्स भी हैं, इन तमाम इलाकों को क्रॉस करके जो है आतंकी बिलावर मशेडी की तरफ जो वो बढ़ने की कोशिशें करते हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन सवाल ये है कि जो आतंकी यहाँ से घुसपैठ करके गए हैं, हीरानगर के सन्याल इलाके में जो ऑपरेशन चला, उसके बाद यहाँ सन्याल के बाद यहाँ राजबाग के इस पर्टिकुलर जुठाना सफैन इलाके की बात करें तो यहाँ तक आतंकियों का पहुंचना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन आतंकी हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ने की कोशिश में थे। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह, ये जो मेरे पीछे का एरिया आप दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश होता है आतंकियों के साथ। यहाँ बीडीजीज उन्हें देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का जब तबादला यहाँ से शुरू हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। और ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ऑपरेशन का छठा दिन है। हीरानगर के सन्याल इलाके से लेकर अभी तक राजबाग के इस इलाके तक का जिक्र करें तो मुझे उम्मीद है कि अब ये एनकाउंटर जो वो जरूर खत्म होगा, फायरल असॉल्ट जो है वो किया जाएगा और इसे एनकाउंटर को खत्म करके आतंकी जो बचे हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये ताजा जानकारी इस कठुआ के एनकाउंटर को लेकर सामने आ रही है, जो एनकाउंटर लगातार ऋषि, हर कोई पूरे जम्मू कश्मीर वासी नहीं तो पूरे देशवासी इस वक्त यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सेना को सफलता मिले और जितने भी आतंकी बचे हुए हैं उनको खत्म किया जाए। और कितने आतंकी उस इलाके में छिपे हो सकते हैं और इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, क्या सेना पूरी तरह से तैयार है कि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए? क्योंकि घेर दिया है, बस सिर्फ अब उन तक पहुंचना है और उनको मार गिराना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर दूरी है। यहाँ पर इस समय आतंकी छिपे हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से डटी हुई हैं। और यही कोशिश की जा रही है कि मौका लेकर इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तमाम इस समय जो इन इलाकों का जिक्र करें तो ये कोशिश है कि चैलेंजेस जिस तरह से लगातार बने हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो चैलेंजेस को लगातार एक्सेप्ट करके सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, शाम ना पड़े, ये कोशिश है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि यहाँ से जो अपडेट्स हमें इनपुट्स मिल पा रहे थे सोर्सेज के मुताबिक कि 2 ग्रुप से आतंकियों के 5 का एक ग्रुप बताया जा रहा है, 5 का एक ग्रुप बताया जा रहा है। क्या ये कोई और आतंकी हैं जो यहां तक पहुंचे या हीरानगर के सन्याल इलाके से ही जो आतंकी यहां से स्लिप हुए थे वो यहां तक पहुंचे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी का यहां का चलो ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। फिलहाल ऋषि का संपर्क भी कट चुका है लेकिन वो मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी, ये वही जगह है जहां पर इस वक्त सेना डटी हुई है और इन आतंकियों को मार गिराने का काम भी कर रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी जम्मू कश्मीर के बजट सत्र के दूसरे फेज की, दूसरे चरण की। तो 3 निजी सदस्य बिल इसमें पेश होंगे, उसके अलावा कुछ और बिल भी पेश होने हैं। लेकिन जो 3 निजी सदस्य बिल हैं, यानी प्राइवेट मेंबर जो वहां पर प्रस्ताव हैं, वो आने वाले हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सत्र में आरक्षण को लेकर
पेश किए जाएंगे ये निजी सदस्य बिल, जिसमें बजट सत्र का दूसरा सत्र भी यानी दूसरा जो फेज है वो भी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ अहम बिल आने वाले हैं। उसके लिए सरकार अभी से तैयार है, विपक्ष अभी से तैयार है और जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर है, पीडीपी और उसके अलावा छोटे छोटे दल जिनको 2-3 विधायक जिनके पास हैं, वो विपक्षी दलों की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन विचारधारा विपरीत होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के मुद्दे कुछ अलग हो सकते हैं, उसके खिलाफ विपक्ष में ही आपत्तियां हो सकती हैं। लेकिन सरकार इन 3 दिनों के जो सत्र होने जा रहा है, जिसमें कुछ अहम बिल लाए जाएंगे, कुछ रेजोल्यूशन लाए जाएंगे, उनको लेकर कैसे सरकार जो है वहां पर अपना दायित्व निभाती है, अपना कर्तव्य निभाती है, ये देखना होगा। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, 3 बड़े जो बिल हैं जिन्हें हम कहते हैं निजी सदस्य बिल या निजी जो रेजोल्यूशंस हैं वो आने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 3 ऐसे बिल हैं जिस बिल में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, स्टेट को लेकर के। मोस्टली एनसी के ही सदस्यों ने ये लिखे हैं और अगर ये रेजोल्यूशन पारित होते हैं तो भी इस रेजोल्यूशन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खुद गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के पटल में ये कहा था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उस बाद इलेक्शन होंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बिल पारित होता है तो फिर ये लोकसभा में या दिल्ली में इसको भेजा जाएगा। ये 3 बिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिल हैं जिसको लेकर के चर्चा होगी, जिसमें शराबबंदी वाला बिल है, डेली वेजेस को रेगुलराइज करने वाला बिल है, जो लोग जिस पर बैठे हुए हैं सरकारी लैंड पर उनको मालिकाना हकूक देने बिल है। लेकिन 370 की वापसी को लेकर के कोई भी ऐसा बिल नहीं है, किसी ने लाया भी था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें अब बीजेपी का रवैया क्या रहेगा इन 3 दिनों के सत्र में जो स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है? जी जी जी, देखिए बीजेपी को बड़ा फूक फूक के कदम चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, उसको उसके फेवर में भी नहीं जा सकते हैं और अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। फेवर में इसलिए जाना पड़ेगा उनको क्योंकि उसने वादा किया था, अगेंस्ट इसलिए जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी अभी चाहती है, यानी केंद्र यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि अभी बहुत सारा काम कश्मीर में बकाया है। अगर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है या एलजी की इंटरवेंशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए समय अभी चाहिए कि ऐसा ही जो सिस्टम है, जो यूटी बनी हुई है, उसी के तहत काम किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो बिल है इस पर कहीं ना कहीं भाजपा को स्टैंड लेना पड़ेगा। और बाकी अगर डेली वेजेस की बात करें तो डेली वेजेस को लेकर के बीजेपी ना नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि डेली वेजेस को रेगुलाइज ना किया जाए, इस पर अपना मत रखे। तो ये सारी चीज है। बिल्कुल विनोद जी, और भी कई हैं बिल हैं जिसमें शराबबंदी का मामला, जिसे हम डायरेक्ट अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, एक बड़े रिसोर्स के रूप में उसे हम देख सकते हैं। हालांकि शराबबंदी का विरोध तो सब, शराबबंदी का समर्थन तो सब करते हैं, लेकिन जब टेक्निकली उसे देखा जाता है एक प्रदेश में अर्थव्यवस्था के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, तो तब कैसे इस पर जो है सभी दलों का एक रवैया रहेगा, कैसे इस पर रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं सदन के अंदर? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो टूरिज्म है। टूरिस्ट आता है तो स्वाभाविक सी बात है वो वादियां तो देखता ही देखता है, लेकिन साथ ही साथ वो एंजॉय भी करना चाहता है। और दूसरा, अगर हम जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम पूरी तरह से निर्भर केंद्र सरकार पर रहते हैं। हमारी सैलरी और पेंशन का कंपोनेंट भी केंद्र सरकार ही देता है, यानी जो हमारी तनख्वाह दी जाती है मुलाजिम को वो भी केंद्र सरकार ही देता है। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति देखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है, इस पर स्टैंड ले सकती है? मुझे नहीं लगता कि सब कोई गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ब्लैंकेट बैन बड़ा मुश्किल है ऐसी जगहों पर
जो टूरिस्ट ड्यूटीज होती हैं, मुझे लगता है कि इस पर बैन लगा पाना लीकर पर ये मुश्किल लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बिलों को लेकर बातचीत हुई। आने वाले 3 जो दिन होंगे अगले फेज के जम्मू कश्मीर विधानसभा के, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सबकी नजरें टिकी होंगी, कुछ बिल आएंगे, कुछ रेजोल्यूशन आएंगे, उस पर सभी जो दल हैं, सभी जो मेंबर्स हैं, उनका स्टैंड क्या होगा ये देखने लायक होगा। आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर निर्माणाधीन पार्किंग के एक हिस्से को आम जनता के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। डोडा के लोगों ने मांग की थी कि ईद तक मल्टी स्टोरी पार्किंग के त्योहार हो चुके हिस्से को उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, जिस पर प्रशासन ने अपनी मोहर लगा दी है। दरअसल ईद व अन्य त्योहारों के मद्देनजर डोडा के बाहर बसे लोग भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए प्रशासन ने पार्किंग के एक हिस्से को खोल दिया है, जिसके बीच से गुजरकर गाड़ियां डोडा के अलग अलग हिस्सों की ओर रवाना हो पाएंगी। हालांकि पार्किंग में लोगों को गाड़ियां पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए डोडा की तस्वीरें, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का जो एक बीड़ा उठाया गया था, वो फिलहाल चल रहा है और त्योहारों का मौसम है। ऐसे में त्योहारों के मौसम में डोडा प्रशासन कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को वहां पर बैलेंस करेगा, वो देखना होगा। वसीम गत्तू डोडा से संवाददाता हमें इस पर जानकारी देंगे। वसीम, ट्रैफिक पर, डोडा के खास तौर पर ट्रैफिक पर हम अक्सर बात करते हैं, जो प्रेशर वहां पर बनता है, जब वहां पर व्हीकल्स, जो वाहन हैं वो बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है दबाव बढ़ना ही है, सड़कों पर दबाव बढ़ना है और ट्रैफिक प्रशासन की व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ना है। तो क्या ये मल्टी स्टोरी पार्किंग है, कब तक इसको पूरी तरीके से बनाकर जो है वो लोगों को समर्पित किया जाएगा? बिल्कुल शीतल, देखिए अगर हम इस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम की बात करें, कहां तक इसका काम पहुंचा है, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल इसको अभी कंप्लीट होने में लगेगा। पर उससे पहले कि अगर हम बात करें, याद होगा आपको कुछ दिन पहले गुलिस्तान न्यूज ने कुछ लोगों से बातचीत की थी। लोगों का मानना था कि ईद का बड़ा त्योहार आ रहा है, उसके लिए ट्रैफिक मैच शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आप दिख रहे हैं एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, फायर सर्विस का अमला जो है वो परेशान काफी ज्यादा रहता है, आवाम काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो लोगों ने गुजारिश की थी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर जी से अपील की थी कि फिलहाल इसको जो है मल्टी स्टोरी कार पार्किंग को ओपन कीजिए, मगर जो है ओपन इसको जरूर किया गया है। जो अलग अलग रास्ते यहाँ से जुड़ते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मेन रास्ता रहता है, नगरी का इलाका आता है, तौंदुआ का इलाका है, तो यहाँ से क्रॉस होकर वो लोग जा सकते हैं। जो बिल्कुल बीच का रास्ता जो है उसका खोला गया है। तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के जो अंदर की कैपेसिटी इस वक्त है वो काफी ज्यादा है, मगर स्पेस होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि वहां पे जिस तरह से काम चल रहा है, मशीनरीज वहां पे है, तो पार्किंग के लिए वहां पे स्पेस इस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है। और दूसरी तरफ से जहां पे इसको ओपन किया गया है, अलग अलग रूट्स के लिए गाड़ियां जाएगी, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। शहर के अंदर ट्रैफिक में सब बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर हम देखेंगे कि जब ईद, दिवाली, इस तरह की फेस्टिवल जब होते हैं, तो जिला डोडा के अंदर ट्रैफिक निजाम न दुरुस्त होने की वजह से आवाम सवाल भी उठाती है और गुस्से में भी काफी ज्यादा देखी जाती है। तो हमने ये जरूर लोगों से राय ली और लोगों ने जिस तरह की राय दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर उस पर कदम उठाया और लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। जी शीतल, तो लोगों को इससे सीधी राहत मिलने वाली है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए आगे ईद है वसीम, नवरात्र हैं, जाहिर सी बातें जो बाहर बैठे हुए लोग हैं अपने काम के चलते, अपनी पढ़ाई के चलते, वो भी लौटेंगे, तो जाहिर सी बात है संख्या तो बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेगा, उसको पूरी तरीके से बैलेंस किया जाए, वाहनों को कहीं ऐसे अस्थायी रूप से वहां पर पार्क ना किया जाए, इसको लेकर क्या अभी कदम हैं डोडा प्रशासन की तरफ से? देखिए म्युनिसिपल काउंसिल की जो टीम्स हैं वो अलग अलग एरियाज में जा रही हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो पुलिस नाके हैं वो हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फुटपाथ को जो लोग कवर कर रहे हैं, फुटपाथ से कब्जा जो है लोगों से हटाया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है। जिस तरह से त्योहार आ रहा है, ये बड़ा जो है एक ईद का त्योहार काफी बड़ा माना जाता है और इसको लेके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स काफी अच्छे हैं। लोगों से अपील की जा रही है, जिस तरह से लोग रास्ते को बंद करते हैं, फुटपाथ को बंद करते हैं, उनसे अपील की जा रही है, उस सामान को हटवाया जा रहा है ताकि लोगों को कोई भी दुश्वारी ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। उसके लिए जो है टीमें बनाई गई है, वो टीमें ग्राउंड पे काम करती हुई नजर आ रही हैं और लगता है कि ईद का जो ये दिन है काफी अच्छे से बीतेगा। और साथ साथ में जहां पे ट्रैफिक निजाम न दुरुस्त होने की वजह से आवाम जरूर सवाल उठाती है, उससे पहले जो है ये कदम अगर उठाया गया तो काफी अच्छा कदम है, वेलकम स्टेप है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम, ये जानकारी के लिए। ईद है, ईद को लेकर फिलहाल वहां पर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। वहीं डोडा में ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों का बेहद रुझान देखने को मिला है। इस योजना का लाभ लेते हुए करीब 7,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा दिया है और 200 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग भी चुके हैं। बैंक के पास 240 फाइलें पहुंची हैं जिनका सिलसिलेवार ढंग से निपटारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई है। सरकार ने इस योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था, जिसके चलते लोग इसके प्रति बेहद रुझान दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी डेडलाइन भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों का कैसे रुझान बढ़ रहा है। विकास मनास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इसी योजना को लेकर शायद हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी और लोग इस तरफ शायद नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की और ये अवेयर लोगों को किया कि भाई आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये केंद्र की जन कल्याणकारी योजना है जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। तो कैसे इसमें पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है? शीतल, बिल्कुल हमने खबर भी चलाई थी और साफ तौर पर जिस तरह से डीसी डोडा ने ऑर्डर भी जारी किया था, जितने भी सरकारी अफसर हैं वो जो है इस स्कीम का लाभ उठाएं और जितने भी चाहे स्कूल हैं या ऑफिस हैं वो वहां पर भी इस चीज की रजिस्ट्रेशन की जाए। तो उसके बाद ही ये तमाम चीजें देखने को मिली है और ये आंकड़ा जो है 7,000 से ज्यादा हो चुका है, जहां पर लोगों ने अपना पंजीकरण करवा दिया है इसके अंदर। लेकिन अब कई केसेस जो है बैंक के पास भी पहुंच चुके हैं और ये लगभग 84 डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंस्टॉल भी हो चुके हैं, यानी कई लोगों के घर में हो या फिर ऑफिस में हो जहां पर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल भी कर दिया गया है। तो इस तरह की अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगी, लोग एक दूसरे को बताएंगे कि क्या फायदा हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। उसके बाद ही तमाम लोग जो है इस पर भी अप्लाई करेंगे और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर सामने भी आ सकता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है विकास? किन पैमानों पर लोग जो हैं वो इसके लिए कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो कैसे इसकी प्रक्रिया चल रही है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन ही दफ्तर में जाकर? कोई भी सरकारी ऑफिस है या फिर जिसमें कोई भी दफ्तर है, वो लोग भी जो है इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आपको अपना जो पैसा जमा करवाना है पूरा इसमें जमा करवाना है। उसके बाद आपको सब्सिडी जो है वहां से वापस आ जाती है। मान लीजिए अगर एक सोलर प्लेट की आपको 1,25,000 देते हैं, जिसमें से आपको 70-80 हजार वापिस आपको जिस दिन इंस्टॉलेशन करेंगे उसी दिन आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, लोग भरोसा कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिजली बचाने का प्रयास है वो जो है कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो है हो चुकी है। बिल्कुल विकास, देखिए जब कोई जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च होती है, सामने आती है, तो जाहिर सी बात है उसमें जिला प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसको लेकर लोगों को कैसे अवेयर करें, उनको फायदे गिनाएं, उनको सामने लाएं ताकि उनको लाभ मिल सके। तो डोडा के अंदर खास तौर पर इस योजना से जुड़े जो कदम है वो कैसे उठाए, कैसे इस मुहिम को शुरू किया और आज जो है वो कहीं ना कहीं इस पे काम भी चल रहा है, कई लोगों ने इसमें आवेदन भी कर लिया है। देखिए, जैसे ये ऑर्डर आया था उसके बाद हमारी खबर गुलस्तान टीवी पर चलने के बाद यहाँ के लोगों ने डीसी डोडा को पूछा था कि आपने इस तरह से ऑर्डर जारी किया है, सब लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। उन्होंने अपना फिर पक्ष भी रखा था, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इस स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल नेता भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बयान दे रहे, चाहे फिर महराज मलिक थे जो इस तरह साफ तौर पर कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी पंजीकरण अपना ना करवाएं और जहां हमें चन्हा वैली में बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए वहां पर हमें सोलर बेचा जा रहा है, तमाम मुद्दे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया भी जाता है और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास भी रहता है कि इस स्कीम को दूर दूर तक पहुंचा दिया जाए, चाहे फिर नंबरदार, चौकीदार या फिर जो सरपंचेस हैं या फिर ब्लॉक लेवल पर जो भी ग्राम सभाएं होती है या फिर इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वहां पर लोगों को बताया जा सके कि कितना आपको पैसा जमा कराना है, क्या फायदा होने वाला है, कितना यूनिट आपको फ्री रहने वाला है, कितना बिल आपका माफ हो जाएगा। ये तमाम चीजें बताने के बाद जिसको किसी को विश्वास होगा वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पे कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, ये जानकारी के लिए। विकास मन्हास डोडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो मुफ्त बिजली जो प्रधानमंत्री से जुड़ी योजना है उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, निरंतर उसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और उन तक लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।